हाय गाइस, कैसे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, मतलब इसका सेक्शन ए हमने खत्म कर लिया था। आज हम सेक्शन बी शुरू कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म। हमें एक प्रिज्म से प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसका एंगल ऑफ डेविएशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए किसी प्रिज्म के एंगल प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, हम इन सब टॉपिक पर अब बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ये आपका सेक्शन बी का है। ठीक है, ये 4B का है, 4B। तो पहले हमने यहां पर प्रिज्म को डिफाइन कर दिया है और फिर उसके बाद हम रिफ्लेक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिज्म हो गया। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से बाउंडेड मीडियम होता है, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस से, जो कि रेक्टेंगुलर होता है। उसमें 5 प्लेन्स होते हैं, जैसा कि आपने लैब में अक्सर देखा है। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को दिखाया था लैब में प्रिज्म को। ठीक है, तो वो प्रिज्म हमने लिख लिया। फिर हम ये देखते हैं कि एक प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा कैसे। तो जैसे कि ए और ए बी सी ये हमारा एक प्रिज्म है। ठीक है, और इस प्रिज्म, फिर से मैं फिगर को साथ में ही ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको कि कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया, एक प्रिज्म ले लिया ऐसे। ठीक, और फिर इस पर एक लाइट हमने मान लिया कि एक लाइट आकर के इस पर स्ट्राइक करती है इस तरह से, और वो फिर ऐसे रिफ्लेक्टेड होकर के फिर ऐसे ये बाहर निकल जाती है। तो देखिए क्या इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो हुआ है या नहीं। तो देखिए हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस सरफेस ए बी सी पर हमने एक लाइट को स्ट्राइक करवाया। यह लाइट इंसिडेंट हुई यहां पर। तो इस पॉइंट पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक नॉर्मल खींचा। ये हमने ये नॉर्मल खींचा। चलो मैं इसे ब्लैक से कर देता हूं। ब्लैक वाला हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो अब देखिए हमारा जो लाइट है वो रेयर टू डेंसर जा रहा है। ठीक है, हमारा एयर से डेंसर में जा रहा है। तो एयर से यानी कि रेयर से डेंसर में जब भी लाइट जाती है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड होती है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये रहा हमारा नॉर्मल। तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे, ऑब्वियसली नीचे की ओर झुकेगा, ये इस तरह से, क्योंकि इसको जाना चाहिए था यहां पे। इसको कहां जाना चाहिए था, ये ऐसे इसको जाना चाहिए था। ठीक है, जाना था यहां, लेकिन ये अगर इधर हटती तो नॉर्मल से दूर हो जाती, और हमें नॉर्मल की ओर झुकना होता है जब रेयर टू डेंसर जाते हैं। तो ये नॉर्मल की ओर आ गए और मेरा लाइट इस पाथ पर ऐसे चला गया। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। तो अब ये लाइट यहां से यहां तक सेम मीडियम पाती है, इसलिए यह एक स्ट्रेट पाथ पर चलती है, और यहां पहुंचने के बाद फिर से ये अगले सरफेस को स्ट्राइक करती है, और यहां पर हम एक दूसरा नॉर्मल खींच लेते हैं ऐसे। ये हमने एक दूसरा नॉर्मल खींच लिया। तो जब ये दूसरा नॉर्मल खींचते हैं तो अब हमारी लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर जाएगी। ये कहां जाएगी, डेंसर टू रेयर। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वहां पर क्या होता है कि हमारी लाइट नॉर्मल से दूर हटती है। ठीक है, फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पर नॉर्मल से दूर हटेगी। जनरली इसको जाना चाहिए था ऐसे, सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जाती है। अगर इधर जाएगी तो नॉर्मल की ओर हो जाएगा। जाना किधर है, रूल के अकॉर्डिंग नॉर्मल से दूर, तो ये नीचे की ओर बेंड हो जाती है। तो इस तरह से हमारा ये फिगर ड्रॉ हुआ है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर देखिए अब यहां पर हम इसको ऐसे पीछे की ओर अगर बढ़ाते हैं तो ये देखिए लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, और एक्चुअली अब जा रही है ऐसे यहां पर। तो ये देखिए यहां थी ऐसे, ऐसे जाना था, और यहां घूम गई। तो इतना डेविएट हो गई कि नहीं हो गई अपने पाथ से। ये क्या हो गई, डेविएट हो गई अपने पाथ से। देखिए पहला डेविएशन यहां पर मिला, इसको जाना चाहिए था यहां, चली गई यहां। पहला डेविएशन हमें ये मिला। ठीक है, फिर दूसरा डेविएशन। तो दूसरा डेविएशन देखें अगर हम, तो इसको जाना चाहिए था यहां, ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहां जाने के बजाय यहां चली गई। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ऐसे।
तो ये जो एंगल होते हैं ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो जितना एंगल यहां है उतना ही एंगल यहां होगा, और ये हो जाता है हमारा दूसरा डेविएशन। ये दो जगह हमारा जो रे है वो अपने पाथ से डेविएट हुई है, तो दो डेविएशन हमें मिल गए। और इन दोनों डेविएशन की वजह से अगर हम देखें तो ओरिजिनल पाथ इसका इनिशियल पाथ ये था, फाइनल पाथ ये है, तो ये है हमारा टोटल डेविएशन। यानी इन दोनों डेविएशन को अगर हम इकट्ठा करें तो हमें यह टोटल डेविएशन मिलता है लैम्डा। तो ये हो गया, सॉरी डेल्टा, तो ये हमारा डेल्टा है टोटल डेविएशन। ठीक है, तो अब यहां पर देखें हम, तो जैसे अभी मैं बोल रहा हूं जनरली टोटल डेविएशन, तो टोटल डेविएशन मतलब इन दोनों का योग सम ही है। तो ये इन दोनों का सम हमें ये मिल गया। अगर हम चाहें तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये हमारा एक ट्राइंगल बनता है। ये मैंने यहां पर ये रफली हमें समझा दिया है, ये फिगर मैंने यहां बना दिया है। तो ये देखें अगर हम, तो ये एक ट्राइंगल बनता है, और इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, और आपने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी डेल इजकल टू डेल 1 प्लस डेल 2 होगा। यहां पे वही चीज यहां पर हमने लिखा। तो फिगर भी हमने समझा दिया, जो चीज हमने समझाया है वही चीज यहां पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हमने एक लाइट को इंसिडेंट करवाया जो एंगल I1 पर इंसिडेंट होती है, तो यहां पर एंगल I1 बनता है। तो अब इसको फिर से मैं समझाता हूं। ये देखिए ये है हमारा नॉर्मल, ठीक, और ये है हमारी लाइट जो कि स्ट्राइक की है इस पर। ठीक है, तो अब इसको जाना चाहिए था यहां, लेकिन ये चली जाती है यहां। ठीक है, चली जाने दो, इसको अभी हम बाद में देखेंगे। तो यहां पर इन दोनों के बीच एंगल क्या बन रहा है, I1, तो यहां पर भी एंगल क्या बनेगा, I1 ही तो बनेगा, टोटल एंगल। अब अगर ये रिफ्रेक्ट हो गई तो अब ये चली गई है यहां पर, तो हम नॉर्मल और रिफ्रेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, R, तो ये बन जाता है मेरा R1। तो बताओ ये एंगल कितना बचा, टोटल एंगल कितना था I1, ये इधर गया कितना बचा R1, तो ये हमारा टोटल कितना हो जाता है I1 माइनस R1, ये हमारा बन जाएगा I1 माइनस R1। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। अब यही चीज देखें, जब ये यहां पहुंचता है तो यह नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है हमारा ये पूरा, हमने इसको मान लिया I2 इमर्जेंट, इसको इमर्जेंट एंगल भी कहते हैं। और ये हमारा कितना है, हम मान लेते हैं कि ये पूरा हमारा I2 है, या कुछ लोग E से भी लिखते हैं, दैट इज द I2। तो अगर ये I2 है तो ये पूरा भी I2 होगा, और ये हो जाता है हमारा R2, और इसी के क्रॉस ये हो जाएगा डेल्टा 2। डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होगी, I2 माइनस R2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिगर। तो फिगर आपको समझ में आ गया फाइनली, और सारी चीजें मैंने लैंग्वेज में, वही सारी चीज जो मैंने अभी बोल के आपको समझाया है उसी को हमने यहाँ लैंग्वेज में लिखा है। हमें ये नहीं रटना होता है, हमें, आप याद रखिएगा कि हमें जो ये लैंग्वेज लिखना होता है इसको रटना नहीं है, बल्कि हम जो फिगर बनाते हैं, फिगर में हमने जिस तरह से जिसको मतलब स्ट्राइक करवाया, नॉर्मल खिंचाव, एंगल माना, वही सारी चीजें हमें यहाँ लिख देनी होती है एक सीक्वेंस में। तो हम वही सीक्वेंस में लिख देते हैं, वही लैंग्वेज बन जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी को रटते हैं कि इसके बाद ये लाइन, इसके बाद ये लाइन, इसके बाद ये लाइन। ऐसा नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल भी आपको समझना है। ठीक, तो ये हो गया फिगर तैयार। अब चलिए हम इसमें करते हैं मैथमेटिकल। तो मैथमेटिकल वर्क अगर हम इसमें करें तो अब यहां देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि ये डेल्टा जो है हमारा, यह डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इसलिए हमारा जो डेल्टा मिला, तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाता है। अब हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमने एक चीज पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि ये एंगल है I, अभी अभी मैंने पढ़ाया है ना, ये एंगल है I, तो ये पूरा एंगल कितना रहा होगा, I रहा होगा। इससे पहले भी आपको पढ़ाया है मैंने कि I इजकल टू जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इजकल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन।
यानी डेविएशन और रिफ्रैक्शन दोनों के सम जो होता है दोनों का, वो इंसिडेंस एंगल के इक्वल होता है। तो यहां पर हमें मिल जाएगा I1 इजकल टू R1 प्लस डेल वन, R1 प्लस डेल वन, और यहां से हम इसका निकाल लेते हैं वैल्यू डेल वन की। तो डेल वन इजकल टू हमें मिल जाएगा I1 माइनस R1। फिर इसी तरह से हम I2 की वैल्यू भी लिख सकते हैं, R2 प्लस डेल टू, और यहां से हमें मिल जाएगा डेल टू इजकल टू I2 माइनस R2। अब ये दोनों वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम डेल वन और डेल टू की वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ del 1 and del 2 in equation first, we get del is equal to del 1 की वैल्यू कितनी आई है I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको हम सीक्वेंस में कर सकते हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो I को एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाता है I1 प्लस I2 और माइनस R1 माइनस R2 इकट्ठा कर लिया। तो हम क्या करते हैं, यहां ब्रैकेट लगा देते हैं। तो यहां जब ब्रैकेट लगाएंगे तो यहां भी लगा देते हैं। तो जैसे ही यहां ब्रैकेट लगाएंगे तो ये माइनस साइन बाहर जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कॉमन लेकर के हमने उसको बाहर कर लिया, तो हमें ये मिल जाता है डेल की वैल्यू। तो डेल इक्वल टू हो जाता है हमारा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब यहां पर हम लोग कुछ और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। इसको हम लोग यहीं छोड़ देते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या सॉल्व करें इसमें, देखिए यहां आ जाते हैं। ये देखिए ये सरफेस है AB हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ये हम इसको मान लेते हैं MN। ठीक है, MN हमारा नॉर्मल है, इसी तरह से M-N भी नॉर्मल है ना। तो अब देखिए नॉर्मल सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है, यानी कि ये पूरा एंगल APN ये पूरा का पूरा एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री। इसी तरह से M-N भी नॉर्मल है, जो AC के परपेंडिकुलर होगा। AC हमारा सरफेस है, AC के परपेंडिकुलर होगा, तो AQN ये भी हमारा पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। अलग मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए ये सरफेस है हमारा, ये नॉर्मल है, तो सरफेस और नॉर्मल के बीच कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो ये APN। इसी तरह से यहां से दूसरा नॉर्मल है, तो AQN, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पर हम लिख देते हैं, यहां से देखते हैं, नाउ एंगल APN इजकल टू एंगल AQN इजकल टू 90 डिग्री। ये दोनों कितना है 90 डिग्री है। तो अगर ये दोनों, ये और ये दोनों 90 हैं, तो यहां पर देखिए कि ये APQ ये एंगल कितना बनता है। तो अगर हम इस एंगल को देखें, जैसे हमने एक लाइन ये खींच दी, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रही हो तो यहां देख लो, APN ये पूरा 90 था और ये इतना R है, तो बताओ इधर क्या बचा। तो जब पूरा 90 था ये R है, तो ये क्या बचेगा 90 माइनस R बचेगा ना, तो इसको R1, तो ये R1 बन गया। तो यहां हम लिख देते हैं एंगल APQ इजकल टू 90 माइनस R1, ये हो गया।
और इसी तरह से हम दूसरे तरफ देखें तो ए क्यू पी यह इजकल टू भी 90 माइनस R2 हो जाएगा। ये इधर से, क्योंकि इधर वाली वैल्यू कितनी है, R2 है, तो यह एंगल पूरा हमारा कितना बचा, 90 माइनस R2, ये हो गया। तो अब इन दोनों की वैल्यू हम कहां रख देते हैं, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए पी क्यू। तो ए पी क्यू में अगर हम देखें तो देखिए वैल्यू हमें क्या मिलती है। तो ए पी क्यू, तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल ए क्यू पी इजकल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाता है हमारा ए ही, और ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखें तो यहां से हमें मिल जाता है ए प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180, और 180 इधर कितने है, प्लस में है, तो इसको इधर लेकर चले आओ, तो किस में हो जाएगा, माइनस 180। और यह R1 और R2 दोनों माइनस में है, इसको ट्रांसपोज करके दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, तो 180 कैंसिल, तो हमें मिल जाता है एंगल ए इजकल टू R1 प्लस R2। ये हमें मिला एंगल ए इजकल टू R1 प्लस R2। तो हमें जब ये मिल गया तो हम इसकी वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। ये हमारा इक्वेशन 3 है, तो इसमें हम इसको पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड, मान लो इसको इक्वेशन थर्ड, तो सेकेंड में हमने पुट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाता है देयरफॉर डेल इजकल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, ये हमें मिला। या हम ए को इधर ला सकते हैं और हम इसको लिख सकते हैं ए, एक चीज और कर देते हैं, हम अगर I1 को I माने और I2 को E मान लें, एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल प्लस ए इजकल टू I प्लस E। तो ये हमें फार्मूला मिल गया। तो यह रिलेशन हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट। अगर हमें यह सब पता है तो हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म का सम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट के सम के इक्वल होता है। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द डेल ए ई एंड आई, जहां पर डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, तो ये हो गया इनके बीच में रिलेशन। अब एक चीज यहां देख लीजिए कि आपको यहां जो ये रिफ्रैक्टेड रे PQ, ये रिफ्रैक्टेड रे PQ जो है, ठीक है, ये जनरली तो BC के पैरेलल नहीं होता है। ये BC के पैरेलल होता कब है, ये BC के पैरेलल तब होता है जब डेविएशन हमारा मिनिमम होता है। यानी आप डेविएशन को तो नहीं नाप सकते, बट इसको आप देख सकते हो। तो यानी आप ये कह सकते हो कि हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे PQ जो होगा वो बेस के पैरेलल तब होगा जब हमारा एंगल मिनिमम होगा। या यूं कह लीजिए कि अगर हमारा एंगल रे बेस के पैरेलल है तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। तो यहां पर हमने देखा कि
अगर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम आप चाहते हैं तो यहां पर देखिए ये इसके पैरेलल तभी होगा जब I1 और I2 दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे अगर आपस में इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे PQ होगा वो BC के पैरेलल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर I1 और I2 यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हमारा R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। और इन सब का रिजल्ट क्या होगा कि हमारा जो लैम्डा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल हमारा डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमम में। यानी डेविएशन इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, मिनिमम डेविएशन होगा। ठीक है, वही एक वैल्यू होती है जब हमारा एंगल जो होता है वो मिनिमम होता है। ओके गाइस, तो ये हुआ कंप्लीट। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं। हमारा टॉपिक है गाइस डिपेंडेंस ऑफ द एंगल ऑफ द डेविएशन। जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन था वो डिपेंड किस किस चीज पर करता है, अब हमें इस चीज को पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें पहला जो फैक्टर्स आता है हमारा वो आता है डेविएशन एंगल आई पर डिपेंड कैसे करता है, द डिपेंडेंस ऑफ द डेल्टा यानी एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द इंसिडेंस एंगल। तो हमारा डिपेंडेंस डेविएशन एंगल आई पर डिपेंड कैसे करता है इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि एक्सपेरिमेंट में जैसे जैसे हम आई की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, इसको हम आई डेल्टा कर्व भी कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि सपोज कर लीजिए कि ये हमारा आई है, ये हमारा आई है, ये हमारा डेल्टा है और ये एंगल हमारा आई है। तो एक्स एक्सिस पर हमने आई लिया और वाई एक्सिस पर डेल्टा लिया। तो मान लीजिए कि किसी टाइम आपका जब एंगल इतना था तो डेविएशन इतना था, सपोज कर लीजिए। तो जैसे जैसे हम राइट साइड में बढ़ते जाएंगे हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, ऐसे ऐसे ये इंक्रीज हो रही है ना वैल्यू, 0 से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 जो भी है व्हाटएवर। ठीक है, और इस तरह से हम ऐसे नीचे से ऊपर, जब यहां से ऊपर जाएंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ये देखिए कि मान लीजिए किसी टाइम आपकी वैल्यू यहां थी, फिर आपकी वैल्यू जब इंसिडेंस एंगल बढ़ाकर आप बढ़ा देते हैं तो वैल्यू यहां आ जाती है। तो अब क्या हो रहा है, जब एंगल कम था तो वैल्यू यहां थी, जब आपने इंसिडेंस एंगल बढ़ाया तो डेविएशन इतना हो गया, फिर आपने अपने एंगल को बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, फिर से आपकी वैल्यू इतनी आ गई, और बढ़ाया आपने तो आपकी वैल्यू इतनी आ गई, इस तरह से और बढ़ाया तो वैल्यू इतनी आ गई, फिर और बढ़ाते हैं तो वैल्यू फिर से बढ़ने स्टार्ट हो जाती है, कुछ इस तरह से। तो यहां पर हमने ये देखा इस ग्राफ में, इस कर्व में आपने देखा होगा, तो जैसे जैसे आप वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, इनिशियली जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता है। और एक फिक्स वैल्यू के बाद, एक मिनिमम वैल्यू अटेन कर लेने के बाद अगर हम देखें तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करते हैं डेविएशन फिर से इंक्रीज करने लगता है। तो ये है हमारे एंगल ऑफ डेविएशन का डिपेंडेंस ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी आई को इंक्रीज करने पर पहले तो डेविएशन घटता है और एक मिनिमम वैल्यू पर पहुंच करके अगर हम फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से बढ़ने लगता है। ठीक है, यानी इनिशियली घटेगा और एक फिक्स वैल्यू के बाद फिर से डेविएशन बढ़ना शुरू कर देगा, किसके साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। ठीक है, तो अगर हम यहां से इस कर्व को पूरा करें तो हमें कुछ इस तरह का कर्व मिलता है। ये चलिए मैं थोड़ा, ये इस तरह से,
तो अब यहां पर हम देखें अगर, तो ये है इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, ये देखिए इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हमारा जो ये डेविएशन आया है, हमें मिला है ये लैम्डा जो हो, डेल्टा जो होगा हमारा वो मिनिमम है, ये वाई एक्स पर, तो ये हमारा ये जो आया है ये डेल मिनिमम है, ठीक है, डेल मिनिमम। तो ये हो गया हमारा कर्व। अब इसी चीज को अगर हम चाहते हैं मैथमेटिकली, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें या म्यू की वैल्यू फाइंड करें, तो देखिए इसी से अगर हम चाहते हैं कि डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो, तो इसके लिए शर्त क्या है? इसके लिए शर्त ये है कि I1 और I2 यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, और अगर ये दोनों एंगल सेम हैं तो R1 और R2 भी इक्वल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए हम अगर देखें तो जो हमने फार्मूला पढ़ा था ओमेगा डेल प्लस ए, हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा था ना, ये डेल प्लस ए इजकल टू I1 प्लस I2, या I2 को ही हमने इमर्जेंट I लिखा था यानी कि E, इसी I1 I2 को ही हम E लिखते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था रिलेशन। तो अब अगर यहां पर हम देखें तो फॉर ए मिनिमम डेविएशन के लिए हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो डेल हमारा हो जाएगा इस इक्वेशन से मिनिमम डेविएशन के लिए हमारा डेल किस में कन्वर्ट हो गया, डेल m में I1 और I2 ये दोनों आपस में इक्वल होके क्या बन गए, ये बन जाते हैं हमारे I, ये हमने मान लिया, ठीक है कि ये इतना है। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो ए की वैल्यू हमें क्या मिली थी, ए की वैल्यू हमें मिली थी R1 प्लस R2, इसको अभी हम लोग करेंगे। तो यहां पर हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाएगा ये डेल प्लस, अब ये डेल हम क्या लिखेंगे, डेल मिनिमम प्लस ए इजकल टू I1 प्लस I2 यानी I प्लस I, तो ये कितना हो जाएगा 2I, तो ये हो गया 2I, या I इजकल टू हम लिख सकते हैं डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2, ये हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है। अब फिर हम देखें तो हमें पता है, सीधे मैं फार्मूला लिख देता हूं, सिंस A इजकल टू R1 प्लस R2, तो फॉर ए मिनिमम डेविएशन के लिए हमें क्या मिलता है, R1 इजकल टू R2 यानी R प्लस R, इसको भी हम मान लेते हैं, ये मान लिया हमने R, ठीक। तो अब इस सिचुएशन में A इजकल टू क्या हो जाता है 2R, या R इजकल टू A बाई 2, ये हमने ले लिया। तो अब हमारे पास ये क्या मिल गया, I की वैल्यू, और ये मिल गया हमें A की वैल्यू। तो अब हम यहां पर स्नेल का लॉ लगा सकते हैं, यहां पर हम क्या लगा देंगे, स्नेल्स लॉ। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो स्नेल लॉ हमें क्या कहता है, स्नेल लॉ हमें बताता है म्यू इजकल टू साइन I अपॉन साइन R। तो I की वैल्यू हमें यहां पर क्या मिली है, तो I की वैल्यू हमें मिली है डेल मिनिमम प्लस A बाई 2, ये हो गया I की वैल्यू अपॉन साइन R की वैल्यू क्या मिली है A बाई 2, तो हम यहां लिख सकते हैं A बाई 2, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ द मीडियम ऑफ प्रिज्म। तो ये प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी हमें फार्मूला मिल गया कि अगर हमें प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना हो तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। कब? जब एंगल हमारा, इसको तभी यूज करेंगे जब हमारा एंगल मिनिमम होगा और डेविएशन एंगल मिनिमम होगा और ये प्रिज्म एंगल है। ठीक है, ए क्या है? प्रिज्म एंगल है। अगर ये दो चीज हमें पता है तो हम प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट डिपेंडेंसी कि ये और किस चीज पर डिपेंड करता है। ये कुछ और डिपेंडेंसी हमारी, हमने एक पढ़ लिया, कुछ और रह गए हैं, उसको देख लीजिए। जैसे डिपेंडेंस ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज द म्यू। म्यू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसका डेविएशन भी ज्यादा होता है। हमने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को ऑब्जर्व किया और हम बाय फार्मूला भी हमें कहीं दिखाई दिया ये। ठीक है, अगर यहां देखें हम तो ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, तो अगर ये ज्यादा होगा तो ये ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो दूसरा हम देखते हैं डिपेंडेंस ऑन द ऑफ द डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म पर ये कैसे डिपेंड करता है? तो एक पतले प्रिज्म के लिए, जैसे हमने एक बहुत मोटा प्रिज्म भी हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने ये इस तरह से पढ़ा था, लेकिन ये इतना ना होकर के ये एंगल बहुत कम हो, मतलब इस तरह से प्रिज्म ना होकर के बहुत पतला प्रिज्म हो, तो एक पतले प्रिज्म के लिए जिसमें एंगल कम बनेगा, तो एक स्मॉल एंगल के लिए याद रखिएगा हमेशा, आप हायर स्टडी में भी पढ़ेंगे कि जैसे हम साइन आई साइन थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, लेकिन जब एंगल बहुत छोटा होता है तो उस सिचुएशन में हम रेशियो को छोड़ देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है उसको हम छोड़ देते हैं। तो एक स्मॉल एंगल के लिए जो अभी हमने फार्मूला बनाया था कि म्यू इक्वल टू साइन लैम्डा मिनिमम सॉरी डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, तो हम जब स्मॉल एंगल होगा तो साइन को छोड़ देंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छोड़ देते हैं, तो इस सिचुएशन में हमारा ये बन जाता है म्यू इक्वल टू लैम्डा डेल्टा प्लस ए बाई टू अपॉन ए बाई टू। फिर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये अपॉन में है, इधर आया इनटू में हो गया, इधर जो बचा उसको लिखा बाई टू दोनों तरफ कट गया, इसको रोक लिया, ए को इधर भेज दिया, तो ये हो गया म्यू ए माइनस ए कॉमन ले लिया, हमें ये फार्मूला मिल गया। तो अब इस फार्मूले में हम देखें तो ए और हमारा डेल्टा, इन दोनों में जो रिलेशन दिख रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का दिख रहा है। अगर ए बढ़ेगा तो हमारा डेल्टा बढ़ेगा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा एक मोटे प्रिज्म में और कम होगा एक पतले प्रिज्म में। फिर डिपेंडेंस ऑन लैम्डा ऑन द वेवलेंथ, वेवलेंथ पर ये कैसे डिपेंड करता है, जो इस फार्मूले को आपने अभी नहीं पढ़ा है, आप आगे पढ़ेंगे तो आपको इतना याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं याद होगा तो भी कोई बात नहीं, ये आपके लेवल पे ज्यादा नहीं है। तो ये अकॉर्डिंग टू द काउची फार्मूला, तो इनके अकॉर्डिंग हमें मिला म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। तो यहां पर हमने ये देखा कि लैम्डा जो है यानी वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है किसके? हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और वो भी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द लैम्डा स्क्वायर। तो ये हमारे लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो अगर लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू क्या होगा? घट जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। तो अगर लैम्डा बढ़ेगा तो हमारा म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, यानी कि हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी घटेगा, और अगर लैम्डा घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। तो ये पोर्शन भी आपका हुआ फिनिश, और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में करेंगे और उसके बाद फिर हम अगले सेक्शन पे चलेंगे। ठीक है।